मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं है उसको बरगला के आप वोट ले लीजिएगा। तो आज जो दर्द हिंदुस्तान लिए घूम रहा है अपने सीने में ना, तो उस दर्द का जो कांटा है वो प्लान जो है वो प्रशांत किशोर ने ही करके दिया था मोदी जी को। MIM बीजेपी की बी टीम है। तो मुसलमानों के इतने बड़े नेता आजम खान ने भी कह दिया है कि बीजेपी की बी टीम नहीं है। इतनी फास्ट हमारी बुलेट ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन चल रही है, जबकि वो ट्रेन एक्चुअली क्या करते हैं कि 2x के स्पीड में वीडियो बना देते हैं। जेनोफोबिया बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुबश्शिर जमाल साहब, जो राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं। आपका वेलकम है मुबश्शिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में जो अभी राजनीतिक माहौल है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार में पिछले 30-35 साल से लगभग जो है वो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या किसी तरह से जिनके ऊपर ऑपरेशन होता था पहले, वो लोग सत्ता पे काबिज़ हैं। यानी जैसे लालू रहे और साथ उसके बाद नीतीश रहे, इस तरह से। तो एक लंबा वक्त गुजरा है बिहार में जब सो कॉल्ड, जैसे लोग कहते हैं कि छोटी जाति के जो लोग हैं वो मजबूती से काबिज़ थे सत्ता पे। अब कहीं ना कहीं एक नया वक्त, बहुत वक्त गुजर गया। गुजरने के बाद अब एक एंटी इनकम्बेंसी आ रही है। साथ साथ नीतीश कुमार जो है वो पुराने हो चुके, कमज़ोर भी हो गए हैं, फिज़िकली मेंटली भी कभी कभी देखा जाता है। लालू जो है वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। अच्छा वक्त गुजर गया उनका और एक वृद्ध अवस्था में जा चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो उनकी नई पीढ़ी ने कोशिश की है संभालने की, मगर वो इतनी मजबूती से अभी तक तो पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं पावर में, यानी तेजस्वी यादव। तो इस बार लगता है कि एक तरह से चूँकि अब नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो अगर कांग्रेस और RJD यानी इंडिया गठबंधन का अगर और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनका अगर सही चल गया तो हो सकता है कि इस बार RJD सत्ता में आए। लेकिन साथ साथ दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे बीजेपी है, वो पिछली बार अच्छी खासी सीट लाई थी। तो अगर उनकी तरफ ज़रा सा भी अगर ये डगमगाए इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी भी मजबूती के साथ सामने आ सकती है और फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई तीसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है बिहार की राजनीति में। अभी भी अगर बीजेपी भी जीतती है तो नीतीश कुमार हावी रहेंगे, और अगर ये हंग असेंबली होता है तो भी फिर तेजस्वी यादव के ही आने की चांसेस है। बिहार की राजनीति भारत में एक तो बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पिछले साल भी हम इलेक्शन में देखे थे कि बिहार की राजनीति जो है वो अलग अलग पायदान पे देखी जाती है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो रखा जाता है इलेक्शन, वो बिहार और यूपी का ही रहता है। लेकिन यहाँ की राजनीति जो होती है वो पिछले दशकों से जातीय समीकरण पे घूमती है। अपने अपने जाति के लोग अपने अपने जाति के जो कैंडिडेट होते हैं उनको वोट देते हैं। तो क्या 2025 के अंदर में ये चुनाव जो जातिवाद बना विकास की कहे तो राजनीति हो सकती है यहाँ? पहले आपने एक बात कही कि यूपी का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिहार का भी इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यूपी का इलेक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वहाँ सबसे बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 402 विधायक हैं। 402 सीट होने की वजह से वहाँ से राज्यसभा के मेंबर्स भी सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं, और साथ साथ लोकसभा की सीट्स भी वहाँ 80 सीट है, लोकसभा की 80 है। तो कहते हैं कि यूपी का जो सेंटर का जो रास्ता है, पार्लियामेंट का जो रास्ता है, वो यूपी होके जाता है। तो इसलिए यूपी का इलेक्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्योंकि वहाँ से ज़्यादा MP आते हैं, ज़्यादा राज्यसभा की सीटें आती हैं, इस वजह से वहाँ का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होता है। बिहार का इलेक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा क्योंकि बिहार में जो पूरी जो फासिस्ट ताकतें हैं या फिर जो मजबूत जो राइट विंग के लोग हैं, वो हमेशा बिहार को कैप्चर करने की कोशिश किए, मगर पूरी तरह से कभी कर नहीं पाए। इसलिए हमेशा उनका रथ जो है वो आके बिहार में रुक जाता है। तो इस वजह से बिहार का इलेक्शन इंटरेस्टिंग रहता है कि जो वो लोग जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपना डंका बजाते हैं, उनका जो डंका है, उनका ढोल है, वो बिहार में आके फट जाता है। इस वजह से इंटरेस्टिंग रहता है। और यूपी को जानबूझकर ऐसा कम्युनलाइज किया गया है ताकि वहाँ से आसानी से सीटें जीती जा सके और सरकार बनाया जा सके। बिहार में हमेशा कोशिश की गई कम्युनलाइज करने की, मगर हुआ नहीं वो कभी इतना कम्युनलाइज। बिहार पे जैसा आपने कहा कि राजनीति जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा लोग वहाँ यूपी में धर्म के इर्द गिर्द घूमती है,
और बिहार में आने के बाद वही राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि पुराने लोग थे उस वक्त उन पर जो छोटी जातियां थी उन पर जुल्म होते थे, फिर उनकी तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए हर पार्टी चाहती है कि उनको किसी भी तरह से अपने पाले में डाला जाए, और जात के जो लोग हैं वो जात देकर वोट भी देते हैं। ऑफकोर्स इसको नकारा नहीं जा सकता, इस वजह से जाति के इर्द गिर्द घूमती है। अब फिर आपका सवाल था कि कैसे, क्या इस बार जातिवाद बनाम विकास की लड़ाई हो सकती है क्या? जब जातिवाद था उस वक्त भी विकास के मुद्दे उठाए जाते थे और विकास पे वोट होता भी था कुछ हद तक, लेकिन लास्ट में घूमते घूमते जाके वो जातिवाद पे वोट गिर जाता है। और इस बार भी कोई ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जातिवाद पे वोट हुआ है तो विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, घर, हर चीज़ पे काम किया नीतीश कुमार ने, बहुत अच्छे से काम किया है। तो भले ही उनके जाति के लोग उनके जाति की वजह से उनको वोट देते हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जीतने के बाद काम सबके लिए किया है। मुसलमानों के कब्रिस्तान को लोग कहते हैं कि सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए, लेकिन जो उन्होंने लाइट पहुंचाई, जो सड़कें बनवाई, उससे फ़ायदा हर किसी को पहुंच रहा है, मुसलमान, नॉन मुस्लिम सबको पहुंच रहा है। तो जातिवाद के साथ साथ भले ही जातिवाद के नाम पर वोट दिया गया हो बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जब आए हैं पिछले 15-20 साल में, उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर काम भी किया है बहुत अच्छी तरीके से। वो वक्त था जब लालू थे कि हर ज़िले में एक बाहुबली हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लिया लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। पिछले ऑफकोर्स 7-8 महीने से ये सब सुनने को मिल रहा है कि बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन आपका सवाल था जातिवाद के ऊपर, जातिवाद बनाम विकास। तो जातिवाद पे वोट होने के बावजूद भी विकास किया है नीतीश कुमार ने। हाँ, अब आगे है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब कितना कर पाएंगे, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, ये देखना होगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और जातिवाद पे वोट नहीं होगा, सिर्फ विकास पे होगा, तो ऐसा नहीं है। जातिवाद पे भी वोट करेगा बिहार, जाति के नाम पे वोट लोग करते हैं। ऑफकोर्स अपनी जो क्लोज एफिनिटी होती है वो देख के लोग उधर झुकते हैं, और अगर जातिवाद और विकास दोनों की बात होगी तो दोनों में ही दोनों एतबार से भी नीतीश कुमार अगर मजबूत आज होते फिजिकली और मेंटली भी, तो मुझे लगता है कि जिसको विकास पसंद है वो भी नीतीश कुमार को वोट देता, और जिसको जातिवाद पसंद है वो भी नीतीश कुमार को वोट देता, क्योंकि वो उन्होंने किया है। बेरोजगारी को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, सरकार क्यों फेल है इस पर? कोशिश सरकार देखिए, रोज़गार देने की जहाँ तक बात है तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है ही, और बहुत सारे पेपर लीक हुए, जो पेपर्स होते थे वो भी सही टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, जो हुए वो लीक हो गए। और उसके साथ साथ फिर कोशिश की गई कि स्कूलों में बहाली की जाए, बहुत हद तक बहाली हुई भी, और हालांकि उस वक्त नीतीश और तेजस्वी की मुश्तरका सरकार थी, एक साथ मिलके गठबंधन में थे वो लोग। रोज़गार एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में अचानक रोज़गार हुआ, रोज़गार सब लोग दे दें आके। रोज़गार के लिए पूरी कहाँ का काम कराएंगे आप किसी फैक्ट्री में काम कराएंगे ना, उसके लिए फैक्ट्री लगानी ज़रूरी है। हाँ, इस महाज पे ऑफकोर्स नीतीश कुमार की सरकार जो है वो मतलब इससे पहले जो सरकार थी वो भी, और नीतीश कुमार की सरकार भी फेल रही है, क्योंकि आपको रोज़गार देना है तो रोज़गार आप या तो सरकारी दफ्तरों में रोज़गार देंगे या फिर नई इंडस्ट्री लगा कर रोज़गार देंगे। नई इंडस्ट्री लगी नहीं है, और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए ऑफकोर्स सरकार भी जिम्मेदार है, स्टेट सरकार भी, और जो सेंटर में सरकार है वो भी जिम्मेदार है। और जो गठबंधन की सरकार बिहार में है वो उनकी सरकार सेंटर में भी है, लेकिन जब ये लोग कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे तभी रोज़गार दिया जा सकता है। ये समझ लीजिए आप कि अगर शुरुआत आज की जाए तब जाके 15-20 साल में इस तरह का माहौल बन पाएगा, जिस तरह का माहौल तमिलनाडु में बना कि उन्होंने 15-20 साल में अब पूरी कंपनियों को अपने यहाँ बुलाया, उसके बाद कंपनियाँ खुली और अब लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उस तरह का एक इंडस्ट्री हब बनाना पड़ेगा बिहार को, उसके लिए 15-20 साल वक्त लगेगा, और जिसमें नीतीश कुमार की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिल के हैं, वो लोग फेल रहे हैं। इस वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पाया है रोज़गार के मामले में। राइट विंग की तरफ से एनडीए की सरकार है, सेंट्रल में भी उसकी सरकार है पिछले 10 साल से, 11-12 साल से, और यहाँ भी उसी के लोग हैं। 1-2 साल सिर्फ आरजेडी आकर के ज्वाइन कर लिया, महागठबंधन आके ज्वाइन कर लिया, फिर भी क्यों विकास अब तक बिहार का रुका हुआ है? इंडस्ट्री अब तक क्यों नहीं लगी है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही जो है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो खुद ही पूरी लीपा पोती पे चल रही है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है,
ये इतनी फास्ट हमारी बुलेट ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन चल रही है, जबकि वो ट्रेन एक्चुअली क्या करते हैं कि 2x के स्पीड में वीडियो बना देते हैं और दिखा देते हैं कि तेज़ भाग रही है। तो जब एटीट्यूड ही सही नहीं है सरकार का, सेंटर का भी, तो वो स्टेट को क्या कितना हेल्प कर पाएगी। इनकी हालांकि इतनी पूर्ण बहुमत के साथ इतनी मजबूत मतलब सरकार बनी थी, ये चाहते तो बहुत काम कर सकते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का एटीट्यूड ही सही नहीं है। उन्होंने अपनी चीज़ों को कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। जीएसटी का मामला ले लीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज है, इतने वक्त तक सेंट्रल गवर्नमेंट बस ये चाहती थी कि हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में पकड़ के रख ले, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या करेगा, और तो इस तरह से हो नहीं पाता है विकास। और राइट विंग का जो हमेशा तरीका होता है वो ये होता है कि हम अपनी देश के कल्चर को, अपने देश के जो सभ्यता है उसको एकदम इंटैक्ट रखें, उसको एकदम संजो के रखें कि कोई उसमें घुस ना पाए। जेनोफोबिया बहुत ज़्यादा होता है। जेनोफोबिया कहते हैं नए लोगों को या किसी नई चीज़ के आने का डर को कहते हैं। तो राइट विंग का हमेशा से कहीं भी राइट विंग हो, या तो हिंदुस्तान में हो या किसी दूसरे मुल्क में राइट विंग हो, राइट विंग का ये तरीका होता है कि हम अपने कल्चर को मतलब मिंगल नहीं होने देंगे। तो वही एटीट्यूड उनका गवर्नमेंट में भी होता है। आप बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, बाहर के कंपनियों को जगह नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो इतना करप्शन आपके इनसाइड में है कि वो सही से रन नहीं कर पाती हैं। इस वजह से अब आप कोई ये नहीं खाएगा, कोई वो नहीं खाएगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई वो आके बीफ बेच रही है तो इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या फिर गुंडे हैं उसमें घुस के मारना शुरू कर दे रहे हैं। तो इस तरह का जेनोफोबिया जब रहेगा तो आप बाहर के लोगों या फिर बाहर की कंपनी है, इनोवेशन जो है वो नहीं आ पाएगा। इनोवेशन नहीं आएगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं, जब सेंटर नहीं कर पा रही है विकास तो स्टेट में भी विकास नहीं होगा। अब बिहार इलेक्शन के अंदर युवा वोटर सबसे ज़्यादा कहे तो इंटरेस्टेड रह रहे हैं, तो क्या इस बार युवा वोटर गेम चेंजर साबित हो सकता है इस इलेक्शन में? ये समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि युवा वोटर है कितना बिहार में। युवा वोटर जो बिहार में है वो लगभग 22% है। 18 से 29-30 के एज का जो वोटर है वो लगभग 22% है बिहार में, और अच्छे खासे हैं। नेशनल युवा वोटर जो है वो लगभग वो भी लगभग 22% है। बिहार में भी 22% है युवा वोटर है। तो अब ये है कि युवा वोटर कितना बिहार में रहता है, बिहार से बाहर चला जाता है। 18, 20, 22 साल के बाद ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं या तो कमाने चले जाते हैं या पढ़ने चले जाते हैं बाहर, वो वोट नहीं देते हैं। पुराने लोग ही ज़्यादा वोट करते हैं। हाँ, ये है कि युवा वोटर पुराने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई ऐसा देना चाहिए। तो युवा वोटर, अब ये युवा तो राजनीति में तो खैर युवा तो आदमी 50 साल तक भी रहता है। कहा जाता है कि युवा ही है। मोदी जी भी युवा ही प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी भी युवा हैं, 55 साल 55-58 कितना उम्र हो गया। तो खैर युवा जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है, और इससे पहले भी युवा लोगों ने वोट दिया था। युवाओं की जो बातें हैं वो उठाती है सरकार, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब चेंज नहीं आने वाला है। युवा 22% है, ज़्यादातर युवा बिहार में रहता नहीं है। कागज़ में तो है युवा 22%, लेकिन 22 में से मान लीजिए 20 ना हो तो 15 होगा, लेकिन वो पुराने लोग जो हैं उन्हीं पे निर्भर करता है कि वो किसको वोट देते हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं गाँव में। और इसमें इस वक्त को एक पार्टी ने बहुत कोशिश की थी, एक नई पार्टी ने, कि बात को पूरी तरह से उस पर ले जाया जाए, अब बच्चों के पे ले जाया जाए, युवाओं पे ले जाया जाए, रोज़गार पे ले जाया जाए, शिक्षा पे ले जाया जाए, लेकिन अभी भी वो देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी गए थे, वो घूमे पूरा वोट चोरी के खिलाफ, तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और राहुल गांधी को रिस्पॉन्स जो मिला है वो युवाओं का भी रिस्पॉन्स मिला है और पुराने लोगों का भी रिस्पॉन्स मिला है। तो युवाओं को अपील कर सकती है पार्टी इंडिया गठबंधन और बीजेपी भी। सीटों का बंटवारा हो रहा है, गठबंधन अलग, एनडीए की तरफ से अलग अलग सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी बात मुस्लिम के लिए नहीं बात कर रहा है कि मेरा मुस्लिम कैंडिडेट इतना सीट पे लड़ेगा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, जेडीयू की तरफ से हो, लोजपा की तरफ से हो, वीआईपी की तरफ से हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस है, सीपीआईएमएल है, सीपीआई है। ये सब मुसलमान की सीट पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसे मुसलमान का वोट चाहिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों बात करेगा कोई मुसलमान के वोट पर? जब मुसलमान खुद अपना बात नहीं करेगा तो दूसरा क्यों बात करेगा भाई? आपने खुद कहा कि जाति पे वोटिंग होती है ज़्यादातर बिहार में, तो हर आदमी अपनी जाति की बात कर रहा है। मल्लाह जो है उनकी अपनी पार्टी है, वो जो मुकेश सहनी है वीआईपी उनकी अपनी पार्टी है, ये यादवों का एक बड़ा समूह है जो सपोर्ट करता है आरजेडी को, बाकायदा आरजेडी उस बात को कैश भी करती है यादव यादव बोल के। फिर जो और
पासवान समाज की एक अपनी पार्टी है, जहाँ रामविलास पासवान थे उनकी अपनी पार्टी है। तो हर कोई अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपने जो लोग हैं, उनकी बात को बढ़ाता है। हाँ, कहने के लिए ये कि हाँ हम भाई सबको वोट चाहिए, ऑफकोर्स वोट तो सबका चाहिए, तो उसके लिए आदमी कहता है कि हम आपके भी हितैषी हैं, हम आपका भी भला चाहते हैं, हम आपके भी खैर खा हैं, ये बोलते हैं। लेकिन कोई भी आपको ला के आगे नहीं रखेगा। राजनीति में तो भाई भाई का नहीं होता है, तो दूसरे धर्म और समाज के लोग कहाँ से दूसरे और धर्म समाज का भला चाहेंगे अपना छोड़कर। तो हर आदमी अपना देख रहा है। अगर मुसलमान चाहता है कि उसके वो कंसर्न को वॉइस किया जाए, अगर मुसलमान चाहता है कि उसकी बात को उठाया जाए, तो उसको भी अपनी एक ताकत दिखानी पड़ेगी, जिस तरह से बाकी सारी लोग अपना ताकत दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपना ताकत दिखाया तो उनको कुछ सीट मिल गई, 10-12 सीट मिल आ भी गया, उनको जगह भी दी गई। पासवान साहब ने दिखाया तो उनको भी जगह मिली, दूसरे लोग दिखाते हैं उनको भी जगह मिली। उपेंद्र कुशवाहा साहब ने दिखाया तो उनको भी जगह मिली। इस तरह से जो भी लोग अपनी ताकत दिखाते हैं इकट्ठे होके, और उनको दिखता है कि समाज का वोट एक जो है एक मुश्त एक जगह है, तो उससे डर की जो पार्टियां हैं वो उनको अपने साथ ले लेती हैं कि ऐसा ना हो कि ये हमारा गेम खराब कर दे, इनका वोट कट जाए। उस तरह से मुत्तहिद होकर अगर मुसलमान भी एक जगह इकट्ठा होके और दिखाया कि हमारा इतना समाज का वोट है भाई, हम एक तरफ देंगे, जो कि है 18-19-20% वोट है, तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। उनका जो वोट है वो स्कैटर्ड है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं है मजबूत, उनके सामने उनके वॉइस को कंसर्न करने वाली कोई एक प्रॉपर पार्टी नहीं है। भाई मछुआरों की, मल्लाहों की अपनी पार्टी है, यादवों की अपनी पार्टी है, कुर्मी, नीतीश कुमार खुद कुर्मी है। हर कोई, मैं इसको ऐसे बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस बिना पे वोट पड़ता है बिहार में, पड़ता है ना भाई, जग जाहिर बात है कि जातिवाद पे वोट पड़ता है। तो हर जात का अपना अपना एक समीकरण है, उसके लोग इकट्ठे हैं, उनका एक नेता भी है, तो वो उनकी बात को उठाता है, लोग उनके पीछे चलते हैं। तो बाकी जो पार्टियां होती हैं वो कहती हैं कि इनके साथ इकट्ठे लोग हैं, इनसे वोट आ जाएगा तो इनको साथ में ले लेते हैं। तो इस तरह से एक पार्टी, एक नेता, कोई एक बिहार में मुसलमानों को भी अपना खड़ा करना पड़ेगा, और उसके पीछे कुछ नहीं तो मुंह से ही कहना पड़ेगा कि हम इनके साथ हैं, तब जाकर एक प्रेशर बनेगा अपोजिशन पर और वो साथ लेगी। और ये इस तरह का जो कवायद है, इस तरह की, ये शुरू हो चुकी है बिहार में पिछले इलेक्शन से। पिछले इलेक्शन में एमआईएम को 5 सीट आई थी। कितना भी असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से कह ले कि भाई हमको सबका वोट चाहिए, लेकिन उनको भी देखा जाता है एक खास निगाह से कि मुसलमानों की क़यादत करते हैं। भले ही वो ये बात सच है कि वो सिर्फ मुसलमानों की क़यादत नहीं करते हैं, वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमान हमारे साथ आए, वो सबको साथ लेना चाहते हैं, लेकिन है तो मुसलमान की बात तो करते हैं ना मजबूती से वो। तो वो एक पिछली बार उनको 5 सीट आई थी, इस बार फिर से वो बिहार में अपना पैर और फैला रहे हैं। अगर उनको अच्छे से मिल गया, उनको सपोर्ट अगर अच्छे से मिला, तो हो सकता है कि इस इलेक्शन में नहीं तो आगे आने वाले इलेक्शन में 2030 में हो सकता है कि गठबंधन में आपको मुस्लिम पार्टियां भी दिखने को, मुस्लिम पार्टियां का मतलब कि मुस्लिम मजबूत चेहरा भी देखने को मिलेगा एक नेता का। तो वो ज़रूरी है कि मुस्लिम संगठित होके, इकट्ठे होके, मुत्तहिद होकर किसी एक कायद के पीछे चले, तब प्रेशर बनेगा अपोजिशन पे, तब अपोजिशन पार्टियां आपको देंगी, वरना इस तरह से कोई नहीं देने वाला है आपका साथ। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ डर के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे उसको बरगला कर वोट ले जाती है, जो भी कहे तो पार्टी सामने फेस करती है, उतरती है मैदान में, तो क्या ये सही है? मुस्लिम समाज के सामने ऑप्शन नहीं रहता, इस वजह से वो किसी को भी वोट देते हैं। दे चूज लेसर एविल, जो 4 खराबों में से जो कम खराब है उसको चुन लेता है मुस्लिम समाज। वो इतना अक्लमंद है, उसके पास अगर ऑप्शन होता कि कोई अच्छा सच में उनके वॉइस को कंसर्न करने वाला है, तो वो उसको ज़रूर वोट देते। अब चूंकि पहली बात कि मुसलमान कमज़ोर भी रहते हैं, फिजिकली भी, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो इतने नेता उनको मिल नहीं पाते हैं। जो नेता मिलते हैं उनको बड़ी पार्टियां अपने दल में इकट्ठा ले जाके रख लेती हैं। जैसे अब अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो आरजेडी में है। तो इस तरह कोई मजबूत मुस्लिम समाज का लीडर निकल कर नहीं आया है सामने, जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेला एक अपनी पार्टी बना के चले। इस वजह से मुस्लिम समाज की मजबूरी है कि वो या तो जेडीयू को वोट दे या तो वो आरजेडी को वोट दे, जिसमें उसके नेता हैं, और लोकल नेता जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वो उसको वोट दे देता है, जिससे वो पार्टियां ही मजबूत होती हैं। मुस्लिम समाज का सेपरेट अपना कोई इलेक्टोरेट बन के और अपना कोई लीडर बन के नहीं आता है। इस वजह से मुस्लिम समाज मजबूर है किसी और को वोट देने पर। हाँ, साथ साथ मुस्लिम समाज खुद भी बिहार में मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो सांप्रदायिक सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से वो नॉन मुस्लिम को भी वोट करते हैं। तो ये 2 वजह है वोट करने की, डर, और मुझे नहीं लगता कि डर की वजह से। हाँ, मुस्लिम समाज इंसाफ के बिना पर ज़रूर वोट करता है। वो लोग जिनके हाथों पे
खून के धब्बे हैं, जिनके दामन खून में सने हुए हैं, उनको पसंद नहीं किया मुस्लिम समाज। इस वजह से ऑफकोर्स उनके खिलाफ कोई और खड़ा होता है, हालांकि वो भी इतना साफ साफ दामन का नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि दे चूज अ लेसर एविल, तो वो किसी और को वोट देना पड़ता है उनको। हाँ, ऑफकोर्स नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म और जबर के खिलाफ मुसलमान वोट करता है, डर वर के मुसलमान वोट नहीं करता है। आपने कहा कि मतलब मुसलमानों का अपना कोई चेहरा नहीं आता है, ऑप्शंस नज़र नहीं आते, पर एमआईएम इस बार बिहार के अंदर अपना पांव पसारने वाली है। सीमांचल को छोड़ करके लगभग सीट पे वो मिथिलांचल की तरफ मूव कर रही है, तिरहुत की तरफ मूव कर रही है। अलग अलग जगह से जाकर के चुन करके ऐसे ऐसे विधानसभा से वो फाइट करेगी। तो क्या ये थर्ड ऑप्शन बन सकता है मुसलमानों के लिए? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बनेगा मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने वोट भी किया है और करेंगे भी वोट। पर मुसलमानों, इल्ज़ाम भी तो यही लगता है ना कि मुसलमान, खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी ही बोलता है उसे कि बीजेपी की बी टीम है, तो उसे किस तरीके से क़यादत मानेंगे उनको? मुसलमान कम्युनिटी नहीं बोलती डायरेक्ट, ये बात पूरी तरह से फैलाई गई है। मुसलमानों के पास तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा का मशीन भी नहीं है कि ऊपर फैला सके पूरी तरह से बात को। पर बात ये बड़ी आती है। पार्टियां जो हैं वही फैलाई हैं, उन्होंने फैलाया है। उसी को कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सही से समझते नहीं है चीज़ों को, वो इसको एक ऐसे कह देते हैं। ऑफकोर्स एक नई पार्टी नई जगह पर अगर दूर से आएगी बाहर से, तो उसका एक्सेप्टेंस एक जगह समाज में होते होते टाइम लगता है। इस वजह से नकार दिया जाता है ये बोलकर। अब तो असदुद्दीन ओवैसी को क्लियरली, असदुद्दीन ओवैसी को बहुत सारे लोग जो राजनीतिक समझदार हैं वो लोग यही कहते हैं कि नहीं, बीजेपी की बी टीम नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन बन सकता है कि नहीं, ऑफकोर्स थर्ड ऑप्शन बन सकता है, मजबूती के साथ बन सकता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को पहले अपना दिखाना होता है कि हाँ हम जीत सकते हैं। एक लंबे वक्त तक कहा गया कि एक एमपी लेके क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत मेहनत की, फिर आके 5 एमएलए जिताया सीमांचल में। वो बात अलग है कि उसमें से 4 चले गए किसी और पार्टी में। वो तो अगर वो देखा जाए तो वो हर पार्टी से लोग इधर उधर जाते हैं, तो वो उनका उन्होंने नहीं भेज दिया कि हाँ तुम जाओ, वो खुद चले गए। अब वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी पार्टी के लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो इस वजह से तो उन्होंने कम से कम जिता के दिखा दिया कि हाँ हम तुम्हारी आवाज़ बन सकते हैं। तो इस वजह से इसी उम्मीद के साथ वो बाहर और भी जगह जा रहे हैं। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी का खुद कहना है कि हमने एम्पेरिकली डेटा देखा है, एम्पेरिकल एविडेंस है हमारे पास कि मुसलमान कैंडिडेट, जो मुसलमान नाम का कैंडिडेट है, या फिर मुसलमान जो मुस्लिम धर्म का कैंडिडेट जो है, धर्म का मतलब कोई ऐसा खराब बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट जो है जिसका रिलीजन इस्लाम है, वो उसी सीट पर जीत पाता है जहाँ पे कम से कम 30% मुसलमान हो। तो एम्पेरिकल डेटा है और ये साइंटिफिक डेटा है, उस हिसाब से उन्होंने देखा है। अब वो उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर 30 या 30% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। वहाँ पर जाकर उन लोगों को वो कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते हैं, वहाँ से जिताना चाहते, इसलिए वो बढ़े हैं, तिरहुत की तरफ गए हैं, सीमांचल की तरफ से निकल कर फिर दरभंगा गए हैं, मिथिलांचल गए हैं। वो उसी डेटा पे काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई जंग की तैयारी हो रही है, वो इलेक्टोरली जीतने की तैयारी है। जो संविधान उनको देता है हक, उसी को एंजॉय कर रहे हैं वो। और अच्छी बात है कि अगर एक समाज जो 20% है उसके अगर रिप्रेजेंटेटिव चुन के और आए तो अच्छी बात है बहुत, इसलिए लोग उनको वोट देंगे भी। और ऐसा कोई दामन पे कोई खराब दाग भी नहीं है ओवैसी साहब के। उनकी अपनी पॉलिटिक्स बहुत साफ शफाफ रही है और उनकी जो बातें होती हैं वो कन्विंसिंग होती है। अगर वो बातें कन्विंस कर ले गई और लोगों को बिहार में दूसरे ज़िलों में भी, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बन सकता है। और प्रेशर ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है दूसरी पार्टियों पर। पर एक और बात है ना, एमआईएम पे हमेशा एक टैग लगा है कि बीजेपी की बी टीम है। इसको किस तरीके से आप कहे तो इस टैग को हटा पाएंगे? बीजेपी की बी टीम एमआईएम को टैग लगा है। सबसे ज़्यादा एमएलए जो जाते हैं वो आरजेडी से जाते हैं बीजेपी में, कांग्रेस से जाते हैं बीजेपी में। एमआईएम का कोई जो एमएलए है वो बीजेपी में गया है क्या? गया है? याद है आपको कोई गया है? नहीं गया है। ओवैसी साहब ने कभी बीजेपी को ज्वाइन किया है क्या? पर राजद में गया नहीं किया है। तो या फिर कभी ओवैसी साहब ने क्या कोई ऐसा काम किया है बीजेपी के साथ मिलकर? तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अब तो मुसलमानों के इतने बड़े नेता जो यूपी के हैं, आजम खान साहब, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी की बी टीम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा ऑन रिकॉर्ड कि मैं ये भी जानता हूँ कि बीजेपी की कोई गुप्त मीटिंग नहीं हुई है एमआईएम के साथ, नहीं एमआईएम की कोई मीटिंग हुई है। तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। वो इल्ज़ाम इसलिए लगते हैं, मुसलमानों ने ये बात नहीं फैलाई है, ये बात अपोजिशन पार्टियाँ जिनको डर है कि ओवैसी उनके वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं, उन्होंने ये बात को शुरू से फैलाया है। और इसीलिए फैलाया है ताकि जो मुसलमान हैं हमेशा उनकी जो बंधुआ मजदूर बन के रहे हैं वैसी बंधुआ मजदूरी करते रहें। कोई ऐसी पार्टी ना आए जो कि अब इनको एक नया सरदर्द दे आकर, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट फ्री में मिल जाता था।
बेवा औरत का माल था मुसलमानों का वोट, वो जो चाहे वो आके लेके चला जाए। अब एक आदमी जो है वो कह रहा है कि नहीं, तुम अपने वोट के मालिक खुद बनो, तुम अपना हक भी मांगो, अपने वोट से तुम अपने हक का एक्सचेंज करो, ये सब बातें बता रहा है। तो इसलिए पार्टियां जो है वो उड़ा रही हैं अफवाह। वो चाहती है कि जैसे फ्री में वोट मिलता था खैरात के तौर पे मुसलमानों को, वैसे मिलता रहे उनको, कोई ऐसा आके खड़ा ना हो जो इनको जगा दे या इनको नीच से जगा के बोले कि तुम अपना हक मांगो वोट के बदले। इस वजह से वो वैसे सब ये काम कर रहे हैं, इसलिए वो दलाल हैं बीजेपी के सब। ये वही पार्टियां करती हैं जो जिनको चाहिए मुसलमानों का वोट, लेकिन रिटर्न में कुछ देना नहीं चाहती। बिहार की राजनीति में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आपकी पॉपुलेशन, मुसलमानों की पॉपुलेशन 18% है, और 18% होने के बावजूद ना आपके विधानसभा में उतने विधायक चुन करके जाते हैं, न मंत्री पदों में आपका कोई विधायक मंत्री बन पाता है। ऐसा क्यों होता है? विधानसभा में चुन के तो तब जाएंगे ना जब वो लड़ेंगे इलेक्शन, या फिर आप जो पार्टियां हैं जो उनको टिकट देंगी। मुसलमान को जो पार्टियां हैं मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट ही नहीं देती हैं। जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे ये जो आरजेडी वाले हैं ये हिंदू कैंडिडेट को उतार देते हैं, यादव कैंडिडेट को उतार देते हैं, भूमिहार कैंडिडेट को उतार देते हैं, क्योंकि वहाँ तो मुसलमान ज़्यादा है, वो तो बीजेपी को वैसे भी नहीं देगा, वो इनको ही दे देगा। और जहाँ पे हिंदू बहुत कम है, जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पे मुसलमान को दे दिया तो वो सीट कहीं और चली जाती है। तो जब पार्टियां मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देंगी, उन ऐसा कोई समीकरण बना के देंगी कि वो जीत सके, तब तो वो पहुंचेगा ना विधानसभा में। इस वजह से जब विधानसभा में नहीं पहुंचता है तो फिर मंत्री भी नहीं बन पाता है, और इस वजह से विधानसभा में जो नंबर है वो गिरता भी चला गया है। तो पार्टियां जो है वो पिछले आप 2015 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए, कितना टिकट दिया है आरजेडी ने मुसलमानों को, कम होता चला आया है। रेशियो में देखिए, जेडीयू ने 11 सीट दी थी लेकिन एक भी मुसलमान नहीं जीता ना। हाँ, आरजेडी ने सीट है उसमें लगभग 8 कह तो अभी जीत करके हैं, 4 जो है कांग्रेस से जीत करके हैं, एमआईएम से 5 जीत करके हैं जो अभी चले गए हैं आरजेडी में, और सीपीआईएम से 1 हैं। तो इन सब में जो सीटों की संख्या मिली है सबसे ज़्यादा तो जेडीयू ने दिया, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया। उस पर कोई बात नहीं करता है। इस पहलू पे हर कोई किनारा कश होना चाहता है, पार्टियों को सब ब्लेम करते हैं, मगर क्या लोगों पे भी सवाल खड़ा होगा? जो बिहार और जो लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, वो क्या मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे? ये देखा गया है, पैटर्न है ये, कि अगर कहीं मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से अगर हिंदू कैंडिडेट अगर आरजेडी खड़ा करती है तो उसको वोट मिल जाता है। लेकिन कहीं अगर यादव भाई लोग ज़्यादा हैं या फिर हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ से ही अगर आरजेडी ही अपना मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती है तो उसको वोट नहीं मिलता है। फिर वो वोट किसी या तो नॉन मुस्लिम को चला जाता है या फिर बीजेपी को चला जाता है। तो ये सवाल भी है, ये एक मोरल कंपास जनता के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप क्यों नहीं वोट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि मुद्दा जो है वो सिर्फ विकास है, आप जानते हैं कि मुद्दा जो है वो सिर्फ इंसाफ है, तो वही पार्टी खड़ा कर रही है एक कैंडिडेट को, तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप उसका धर्म देख के उसको वोट नहीं देते हैं। तो आरजेडी तो कहती है कि हम मुसलमान के भी कहते हो, मुसलमान को भी देते हैं हम टिकट दिए, लोगों ने वोट नहीं दिया तो कहाँ से जीतेगा? तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता कहने का मतलब है कि आरजेडी का वोटर मुसलमान रहते हुए भी नहीं, मुसलमान अगर कैंडिडेट होता है तो मुसलमान को वोट नहीं देते। आरजेडी का नॉन मुस्लिम वोटर मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करता है। आरजेडी का नॉन मुस्लिम वोटर मुसलमान को वोट नहीं करता है, लेकिन आरजेडी का ही मुस्लिम वोटर जो है आरजेडी के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर देता है। तो ये सवाल जनता के ऊपर भी खड़ा होता है। जो लोग अपने आप को इंसाफ पसंद कहते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि हम विकास पे वोट देते हैं और उस पार्टी के वोट देने के लिए तैयार है आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने अगर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो नॉन मुस्लिम वोटर्स जो है वो आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं। पर उसी मुस्लिम के नाम पर एक और पार्टी बिहार के अंदर है, जनसुराज आई है, जो कहती है कि मैं मुसलमानों के लिए काम करूँगा, सारी बातें वो पद यात्रा करे, अलग अलग जगह घूमे। तो जनसुराज को किस नज़रिए से आप देखते हैं? जनसुराज आई बहुत काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की तरह शुरुआत की है उन्होंने, हर जगह जगह अपना संगठन बनाया है पैसे के दम पर और किया, लेकिन उनको बहुत सारे इम्तहानात पास करने हैं। अभी उनकी जो रिकॉर्ड रहा है पुराना, वो इस तरह का रिकॉर्ड रहा। बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनसुराज के जो रूह रवां है, जो जनसुराज के संस्थापक हैं, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने खुद ही कहा है कि पिछले इलेक्शन में मैंने मोदी से झूठ बुलवाया था बिहार में। तो इस तरह की चीज़ें सब, और ये झूठ बुलवाया था कि
हम जब तक इस मिल में इस गन्ने का चीनी नहीं खाएंगे, चीनी का चाय नहीं पियेंगे, तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद से वो मिल आज भी पड़ी हुई है उसी तरह से, और आज भी वैसी खंडहर पड़ी हुई है। तो उनको कई तरह के जवाब देने हैं। एक तो वो कि उन्होंने फुल टाइम मोदी को सपोर्ट किया था। जितने भी ये जीएसटी है, जितने भी ड्रामे जो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान झेल रहा है पिछले 10 साल से, उसका अच्छा खासा प्लान जो है, ब्लूप्रिंट सुराज ने ही बना के, बल्कि प्रशांत किशोर ने ही बना के दिया था मोदी जी को। उसके साथ साथ जो दर्द बिहार अपने बदन में लिए घूम रहा है, उसका भी एक अच्छा खासा प्लान जो है प्रशांत किशोर ने ही बना के दिया था। तो कैसे आप यकीन कर पाएंगे प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर इस बार नहीं ठगेंगे लोगों को? तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार में जवाब देना पड़ेगा? मैं नहीं कर रहा, प्रशांत किशोर खुद ही बोले हैं कि हम ही झूठ बुलवाए थे मोदी जी से, यहाँ पे मोदी जी आए थे तो कि ये ये जो चीनी मिल है, इसका चीनी का चाय पियेंगे तभी हम बिहार आएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वीडियो ढूंढ लीजिएगा, आप कहा है। तो यानी प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। साम दाम दंड भेद झूठ सच सब मिला के, जैसे भी उनका ये था कि भाई हमको इतना पैसा दो, हम जिता के आपको देंगे पार्टी। अब वो पैसा के लिए काम कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि बिहार चूल्हे भाड़ में चला जाए या कहाँ चला जाए। हाँ, हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, अब वो चाहते हो, या फिर उनको लग रहा हो कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी मरने के बाद, हमने बहुत गुनाह का घड़ा भर दिया है। तो अब वो हो सकता है गुनाह का घड़ा धुलने के लिए आए हुए हो अपना बिहार में। अब ये क्या है उनके दिल में, वो वही देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड रहा है प्रशांत किशोर का, वो सिर्फ छल कपट का रहा है, खतरनाक वाला छल कपट। और बल्कि छल कपट सिखाया है उन्होंने पॉलिटिशियंस को, और छल कपट करवाया भी है मोदी जी से बिहार में उन्होंने। बट वो तो कहें कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितने भी जो काम पीछे मैंने किए उनको छोड़ छाड़ के अपनी जन्मभूमि पे, जो मेरा जन्मभूमि है, मैं वहाँ के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं सुधार लाना चाहता हूँ। जय बिहार का नारा दिया और वो काम कर रहे हैं कि ये नारा मेरे लिए कारगर साबित होगा। आप इसको देखते हैं कि वो इस बार साबित हो जाएगा। तो ये कौन सी बड़ी नई बात है? तो हर नेता यही बात कहता है कि मैं अपनी जन्मभूमि को, कर्मभूमि को सजाना चाहता हूँ, अपना जान निछावर करना चाहता हूँ। हर नेता यही बात कहता है। अगर सच में ये कहने से कुछ उत्थान हो जाता तो बिहार के बच्चे बाहर आके थोड़ी पढ़ रहे होते। हम लोग यहाँ हैदराबाद में नहीं बैठे होते, हम लोग मस्त वहीं पे सोनपुर में, पटना में, हाजीपुर में बैठ के एकदम बेहतरीन वहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे होते। और बाहर के लोग जो है लंदन से, वो भी आते बिहार में आके अपना काम उनको ढूंढ रहे होते। कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जो अभी जिस तरीके से पद यात्रा करने के बाद अब वो 243 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा, सत्ता में आऊँगा और बिहार का जो नक्शा है वो बदल डालूंगा, यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, जॉब दूंगा, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? कैसे कीजिएगा भरोसा? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मेरी 140 सीट आ जाएगी तो मैं इसको हार समझूंगा। 122 पे तो पूर्ण बहुमत आ जाता है। अब वो कह रहे हैं 140 आ जाएगी तो हम उसको अपनी हार समझेंगे। तो अगर हार समझेंगे तो क्या प्लान है उनका बिहार के लिए? फिर जब वो हार ही समझेंगे तो शायद 243। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर 50-60 MLA मेरा आ जाएगा तो हम बोलेंगे किसी पार्टी में चले जाओ, हम फिर से काम करना चाहते हैं। यानी कि संवैधानिक ढांचा है सरकार बनाने का, उसको भी नहीं मानते हैं वो, तो अनार्किस्ट हो गए वो। तो फिर तो 140 सीट आएगी तो हार मानेंगे, 60 आएगा तो हम उसको भेज देंगे कहीं और, हम नहीं कुछ करेंगे, सरकार भी नहीं बनाएंगे किसी के साथ मिलके। फिर ये कह रहे हैं या तो हम अर्श पे रहेंगे या फिर फर्श पे रहेंगे। अरे भाई 3 साल काम किए हैं आपको अभी आइडिया नहीं चला कि आप फर्श पे हैं कि अर्श पे हैं? अरे कोई भी पार्टी काम करती है तो उसको कम से कम इतना तो पता होता है। आप भी इलेक्शन लड़े हैं और लड़ाए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको रहता है ना भाई कि 4 सीट आएगी कि 2 सीट आएगी, 3 सीट आएगी। अब ये 3 साल से काम कर रहे हैं, उससे पहले कितने लोगों को लड़ा चुके हैं, अब तक उनको क्लियर ही नहीं हो पाया कि हम अर्श पे रहेंगे कि फर्श पे रहेंगे। तो इससे ऐसी बातें जो है दीवानी बातें हो रही हैं। कभी कि 60 आएगा तो भी हम नहीं किसी के साथ जाएंगे, अपने MLA को भेज देंगे इधर उधर। फिर कह रहे हैं कि 140 आएगा तो भी हम उसको अपनी हार मानेंगे। फिर कह रहे हैं कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो ना अर्श पे है, ना फर्श पे है, ना ज़मीन में है, ना आसमान में है, ना खाई में है, ना पताल में है, तो कहाँ है? तो कैसे लोग विश्वास करेंगे भाई? कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है थॉट में इस आदमी के, तो कैसे लोग विश्वास करके वोट देंगे? तो हम कैसे मान लें कि आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या पता दिमाग घूम जाए, 140 सीट आने के बाद भी कहें कि हम फिर से शुरू करें, हमको 243 जीतना है, फिर से इलेक्शन करवाएंगे क्या? तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ना स्टेबिलिटी नहीं है उनके थॉट और लाइन ऑफ एक्शन में, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लोग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और फिलहाल उनका जो पुराना रिकॉर्ड है जिससे पहले हमने बात की वो तो है ही, तो कुछ अभी बहुत कहा नहीं जा सकता है। वो अभी आए थे इलेक्शन में मुसलमानों के नाम पर, स्टार्टिंग भी कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से और कुरान की आयत से इकरा पढ़, इन सब पे। तो क्या इस बार वो मुसलमान के वोटों को लुभाने की कोशिश करेंगे?
देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों का वोट जो होता है बिहार में वो बेवावरत का माल रहा है अब तक, जो चाहे वो आके लेके चला जाए। तो इनको भी लिखा कि भाई मुसलमान ही है, यादव तो हमको वोट करेंगे नहीं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है या फिर वो बीजेपी के साथ अलाइन हो गए हैं। पर ये तो पांडे जी हैं। हाँ, और ये अपर कास्ट से भी है, तो अपर कास्ट ऑलरेडी बीजेपी को वोट करता है। बचा कौन? बेवावरत का माल, मुसलमान। तो मुसलमान हमको वोट कर दे। तो उन्होंने बहुत काम किया मुसलमानों के वोट लेने के लिए। उनकी अपनी जो है माइनॉरिटी टीम भी बनी हुई है पूरी, वो माइनॉरिटीज़ में काम करती थी। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे उनका मोह भंग हो गया। बहुत जल्दी उनका जो समझ में आ गया कि हमको नहीं मिलने वाला है, फिर वो घूम के लगे कुछ बात करने, थोड़ा हिंदुओं की तरफ बात करने लगे। उसके बाद से वो मनीष कश्यप को लेके आए, जो सबसे बड़ा ब्रांड है एंटी मुस्लिम, उसको, ताकि वो ये बात को दिखा सके कि यार नहीं, हम हिंदू के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। यानी कि हम हिंदू जो सेंटिमेंट है, जो हिंदू राइट विंग सेंटिमेंट है, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो मनीष कश्यप को ले आए। वो मनीष कश्यप जिसका बस चले तो खड़ा करके मुसलमानों का कत्लेआम करा दे, वो उस तरह का दिमाग है उस आदमी का। और ये बहुत गलत है। वो किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हिंदू के साथ ऐसा होना चाहिए, ना मुसलमान के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसने वो जिहादी कहता है, खुलेआम गाली देता है, गुंडागर्दी करता है। यहाँ तक कि बिहार का भी सगा नहीं है। उसने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई बिहारियों को लेकर कि वहाँ ये मारे गए, वहाँ वो मारे गए, जिसमें वो जेल भी जा चुका है और वो अपराधी है, उसको लेकर आए। तो कहाँ पे उनका स्टेबिलिटी है? कहाँ? अब क्या हुआ है कि अब उसको लेके आए हैं तो कभी मुसलमान का हाथ पकड़ते हैं, कभी मुसलमान का हाथ काटने वाले का ही हाथ पकड़ लेते हैं, तो और उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हो जाएंगे? मुसलमानों के लिए बस आदमी इसलिए आता है मुसलमानों के पास बिहार में क्योंकि मैंने आपसे कहा कि उनका जो वोट है वो स्कैटर्ड रहता है। वो चाहता है कि किसी तरह से दो चार चीज़ें दिखा के उसको समेट लें। इस वजह से आए थे वो। उनका मुसलमानों का भला करने का कोई वो नहीं है, वो किसी का भला नहीं कर सकते। एक और बात है ना, अभी बिहार में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सब कहते ऑपरेशंस कर रहे हैं कि आपकी डिग्री कौन सी है। 9वीं फेल का टैग देने वाले यही प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव को। अभी फिर आकर के 7वीं फेल के नाम से सम्राट चौधरी का, उसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर का भी कोई डिग्री है कि नहीं है? प्रशांत किशोर को आप ढूंढेंगे बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रेजुएट मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जहाँ तक डिग्री की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, सम्राट चौधरी से ये पूछ लिए, और इधर तेजस्वी यादव को भी हर वक्त कहते रहते हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। प्रशांत किशोर जी कभी मोदी जी से काहे नहीं पूछते हैं कि कितना की डिग्री, जिसके लिए नौकरी करते थे वो जिताने के लिए लाके हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाए जिसको। और आज भी मोदी जी की डिग्री खोजी जाती है। कभी कहते हैं लोग कि पॉलिटिकल, हाँ, कभी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, कभी बोलते हैं कि DU से है, कभी बोलते हैं कि नहीं दिखाएंगे, कभी बोलते हैं कि दिखाना ज़रूरी नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरी ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं हुआ है। तो देश के अगर प्रशांत किशोर सच में चाहते हैं कि नेताओं के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो सबको कहते फिरते हैं, मोदी जी को काहे नहीं कहते हैं एक भी बार। जबकि तेजस्वी तो मना भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं फेल हूं। मैं तेजस्वी तो फेक डिग्री नहीं दिखाया लाके। तेजस्वी एक आदमी जो कह रहा है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो कह रहा है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है भाई। एक आदमी जो बार बार देश का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री झूठी डिग्री दिखा रहा है और झूठ बोल रहा है कि यहाँ से वहाँ से, और जबकि उसकी प्रीवियस उसके कमेंट्स, रिकॉर्डेड कमेंट्स हैं कि मेरा कोई एजुकेशन नहीं हुआ है, उसको तो प्रशांत किशोर जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी एक्चुअली डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं RJD को, उनके जो भी उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर इतना दम नहीं है कि सच में अगर पूछना चाहते हैं, अगर इतना कंसर्न है एजुकेशन को लेके पॉलिटिशियंस के, तो देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि तो आपने झूठ क्यों बोला डिग्री के बारे में? और एक बार नहीं 10 बार झूठ बोला गया है, दिखाया तक नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ठीक है भाई, हम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं होगा, 9वीं तक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड तो है ना भाई। साक्षर होने के लिए इतना बस जरूरी है कि वो किसी भी जबान में अपना नाम लिख ले, सिग्नेचर कर ले, उतना है। 8वां 9वां भी पढ़ा है तेजस्वी। एक आदमी जो देश का सबसे बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, वो बार बार झूठ बोल रहा है अपनी डिग्री के बारे में। उसके बारे में उसके कैबिनेट मंत्री जो है, वो जो होम मिनिस्टर है, वो झूठी डिग्री दिखा रहे हैं। अलग अलग, कभी DU कहा जाता है, कभी गुजरात कहा जाता है, और दिखाया भी नहीं जा रहा है डिग्री। RTI डाला गया तो दिया नहीं गया डिग्री, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं प्रशांत किशोर। तो क्लियर दिख रहा है कि एक्चुअली क्या है कि ये छोटे मोटे नेताओं को गलिया के ये बस अपनी पैठ जमाना चाहते हैं बिहारियों में कि हाँ भाई हम इसको भी गाली दे रहे हैं, देखो हम बीजेपी के साथ नहीं है। सम्राट चौधरी को गलिया दीजिए, लगेगा कि हाँ बीजेपी के नेता को गलिया रहे हैं, तो मुसलमान खुश हो जाएगा या दूसरे लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ बीजेपी के साथ तो नहीं मिला हुआ है।
तो इसी वजह से छोटा मोटा जगह हाथ मार रहे हैं ये, जहाँ पे इनको अगर सच में एजुकेशन को लेके कंसर्न है तो प्रधानमंत्री को बोले। तो ये सब ड्रामा है, ये सब सोडा वाटर जोश है प्रशांत किशोर का, और कुछ नहीं है। अगर वो ये सब काम करेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अगर शुरुआत करनी है आपको तो टॉप से शुरुआत कीजिए भाई। आपने तो इतना कुछ कहा कि जनसुराज मतलब क्या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उनके विधायक जीतेंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। आप अब तक एश्योर नहीं करवा रहे कि क्या वो 122 सीट करके सत्ता में आ जाएगी, जो पिछले 3 सालों से लगातार पथ यात्रा कर रही है, बिहार के अलग अलग गांव में जा रही है, जहां रिमोट एरिया में जा रहे हैं, जहां बहुत कम पार्टियां जाया करती है, या फिर वो विधायक जो जीत करके भी आते हैं तो अपने पार्टी वहाँ उस एरिया तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक जनसुराज पहुँच रही है। तो इसका क्या बिहार में इसको फ़ायदा अब तक नहीं मिलेगा इतना कुछ करने के बाद भी? देखिए, कोई भी पुरानी नई पार्टियां आती हैं, उनको मेहनत करना होता है, तब जाके वो लोगों में उनकी मकबूलियत बढ़ पाती है, उनकी लोकप्रियता बढ़ पाती है। जनसुराज भी काम कर रही है, लेकिन जनसुराज जो काम कर रही है वो 2025 के लिए काम नहीं कर रही है, वो जनसुराज काम कर 2030 के लिए काम कर रही है। ये 2025 का इलेक्शन जनसुराज और प्रशांत किशोर का है ही नहीं। वो काम कर रहे हैं 2030 के लिए, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए कि जो पॉलिटिक्स होती है वो एक प्रिंसिपल पे होती है, जिसमें आपको अपनी हवा बढ़ा चढ़ा के दिखानी होती है हर हाल में। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, बोलती हैं, जब तक गठबंधन नहीं हुआ होता किसी से, बोलती हम अकेले लड़ेंगे, पूरी सीट लड़ेंगे और सरकार हमारी ही बन रही है। इससे क्या होता है कि उनका जो कैडर होता है, लोगों में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है, जो वोट उनको नहीं आने वाला होता है, खिसकने वाला होता है, थोड़ा उनको आ जाता है। या फिर अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इस बार हमारा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जो आने वाला होता है वोट या फिर आ सकता है वो भी खसक जाता है। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल होता है जिस पे आदमी फुल टाइम काम करता है, कि ये बोल के पॉलिटिकल पार्टीज या नेता काम करते हैं कि नहीं हम पूरी तैयार हैं पूरी तरह से। तो उसी तरह से जनसुराज कह रही है कि पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है। जनसुराज का सच में ये इलेक्शन 2025 का है नहीं। प्रशांत किशोर का जो इलेक्शन है, जिस हिसाब से हमने देखा है, जो जितना हम समझते हैं पॉलिटिक्स को, 2030 उनका होगा, 2025 उनका नहीं है। पर वो तो पूरे पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो नए नवेले हैं राजनीति में। उन्होंने पिछले गुजरात में जिताने वाले मोदी को, फिर ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, पंजाब में काम किए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी के लिए काम किए। और जब खुद के लिए अब काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से दूसरे को राजा बना सकते हैं तो खुद भी तो बन सकते हैं। इलेक्शन लड़ाना और इलेक्शन लड़ने में फ़र्क होता है। और वो जो काम कर रहे थे वो एज अ क्लाइंट काम कर रहे थे, एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे थे, वो लोग उनके क्लाइंट थे। और वहाँ पर वो एक कॉरपोरेट तरीके से काम कर रहे थे, राजनीति नहीं कर रहे थे, वो इलेक्शन मैनेज कर रहे थे वहाँ पर। यहाँ पे फुल फ्लेज अपनी एक पार्टी उतार के जिताना है। और आपने कहा कि बहुत पुराने हैं, 3 साल हो गए। 3 साल पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं होता है, कम से कम 10 साल पार्टियां काम करती हैं, तब जाके उनके विधायक जीतना शुरू होते हैं। नहीं, वो स्ट्रेटजी बनाने में तो बहुत पुराने हैं। स्ट्रेटजी बनाने में वो पुराने हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं हो जाता है। तो ना बाई इलेक्शन में जीत क्यों नहीं गए सीट? अगर स्ट्रेटजी बनाना इतना था, आसान था, तो गया में बाई इलेक्शन हुए थे। मैक्सिमम शायद उनको वोट जो आए थे वो शायद 10,000 के करीब ही आए थे वोट उनको। और वो भी उस आदमी का आया था वोट, बेलागंज में सबसे ज़्यादा वोट उनको आए। वो इसलिए शायद आ गए उनको वोट वहाँ ज़्यादा, क्योंकि वो जो खुद आदमी लड़ने वाला था वो पुराने थे वहाँ के, वो पहले जेडीयू में थे और उनकी अपनी पॉलिटिकल एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इसीलिए आ गए। तो अगर इतना ही था तो किसी एक निर्णायक वोट परसेंटेज ही ला लेते, नहीं ला पाए ना। तो इलेक्शन लड़ाने में वक्त लगता है। अभी इनको 3 साल कुछ भी नहीं होता है पॉलिटिक्स में, अभी इनको 5 साल काम करना है, 5-7 साल काम करेंगे पूरा मिला के, तब जाके इनका एक मजबूत सीरियसनेस दिखेगी। मैंने आपसे बताया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर कह रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 60 आएगा तो हम कहीं और भेज देंगे विधायक अपने विधायकों को अगर 60 आ गए तो, और कभी कह रहे हैं कि 140 आएगा तो हम उसको अपनी हार मानेंगे। तो अभी बहुत स्टेबल नहीं है उनका प्लान। दूसरी बात क्या, आइडियोलॉजी पर अगर आप बात करेंगे तो आइडियोलॉजी तो अभी कुछ है ही नहीं उनकी। पर वो तो बोलते हैं कि गांधीवादी हैं। गांधीवादी है तो गांधीवादी कैसे हैं? पद यात्रा करते हैं, मुस्लिमों के लिए गांव तक जाते हैं। जो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम बोल रहा हूँ, जो मजलूम लोग हैं, जो सताए हुए लोग, उनका आवाज उठाया उन्होंने? कभी लिंचिंग हुई बिहार में, कहाँ क्या क्या होता है, दलितों के यहाँ कभी गए उनके यहाँ? वो उनको अपना सेफ एंड सैनिटाइज इशू उठाना है। कौन सा? कि भाई रोजगार रोजगार रोजगार। कौन सा? डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। किसी गरीब का घर तोड़कर उसके ऊपर आप मॉल बना दिया तो डेवलपमेंट कहलाएगा? डेवलपमेंट पहला इशू, सबसे पहला जरूरी है
इंसाफ का काम होना ज़रूरी है, उस पर आपकी आइडियोलॉजी मजबूती से खड़ी होती है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होता है। यहाँ पे 50 घर बन जाए अमीरों के और बराबर में 20 गरीब रह रहे हैं, उन गरीबों को मलिया मेट करके हटा दिया जाए और फिर वहाँ भी अमीरों के घर बना दिया जाए तो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सामाजिक नाइंसाफ़ी होगी। तो आपको पहले सामाजिक नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना। और बिहार में सामाजिक नाइंसाफ़ी बहुत मजबूती से रही है, जिसके खिलाफ लालू ने लड़ा है, जिसके खिलाफ नीतीश ने लड़ा है। बिहार के हर ज़िले में बाहुबली हुआ करते थे, उनके खिलाफ उन लोगों ने लड़ा है, उनको हटाया है। नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लिया है चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है। तो सबसे पहले सामाजिक इंसाफ को कायम किया नीतीश कुमार ने, उसके बाद तब बिजली पानी घर पे काम किया है और किया भी है नीतीश कुमार ने काम। तो इस पर पहले बात करना पड़ेगा इनको। ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये सिर्फ कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? डेवलपमेंट पे क्या आपके पास क्या वो है कि आप कितना डेवलपमेंट कर दीजिएगा, कैसे कर दीजिएगा? क्या इंडस्ट्री कहीं से और लाके यहाँ लगा दीजिएगा? तो जब मोदी जी के साथ आप थे तो मोदी जी को क्यों नहीं आप प्रेरणा दिए कि इंडस्ट्री बिहार में लगवा दें? आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि झूठ बुलवाए हैं मोदी जी से। जो इंडस्ट्री थी उसके बारे में भी झूठ बुलवाए हैं कि हाँ भाई आएंगे तो मोतिहारी में जो वो था उसका उस चीनी मिल का चाय पियेंगे तभी हम आएंगे, ये सब झूठ बुलवाया। खुद ही बोला उन्होंने कि झूठ बुलवाया है। बिहार में पिछले 25-30 साल से पिछड़ी जाति के लोगों की सरकार थी, तो प्रशांत किशोर को एक तरह से पूरी तरह से स्पॉन्सर करके लाया गया है। और प्रशांत किशोर की खुद की भी मंशा यही है कि जो कमज़ोरों के हाथ में सत्ता थी उसको हटाकर अपर कास्ट के हाथ में सत्ता आनी चाहिए अब, जिस पर वो काम कर रहे हैं। अगर उस पर भी काम कर रहे हैं तो उस पर भी उनको कामयाबी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी उनको 2030 का ही वेट करना पड़ेगा और छोटे जातियों को लेके साथ में चलना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। ओवरऑल ये 2025 का चुनाव जो है वो जन सुराज का नहीं है। 2030 में जन सुराज के लिए जन सुराज 2030 के लिए काम कर रही है और उनका जो रोड मैप है वो 2030 का है, 2025 का नहीं है। स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी ही ये काम कर रही है। बस बीजेपी ने इसको ला करके एक पार्टी के तौर पे खड़ा करवा दिया है कि आप पार्टी चलाइए, काम हमारा कीजिए। क्या ये भी सच है? बीजेपी पिछले 20-25 साल से 15 साल से नीतीश कुमार के साथ खुद ही हैं। उनका एक भी नेता का फेस नहीं बन पाया। सुशील मोदी थे बेचारे, स्वर्ग सिधार गए, वो भी मजबूत लीडर नहीं हो बन पाए बीजेपी के बिहार में। नीतीश कुमार ने किसी को बीजेपी के सामने, बीजेपी वालों को खड़ा ही नहीं होने दिया अपने सामने। एक लीडर आपको नहीं मिलेगा बीजेपी का मजबूत बिहार में। बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के कंधे पे रख के पार हुई है। तो इस वजह से हो सकता है बहुत हद तक चांसेस है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का मतलब जो सत्ता में रही है पिछड़ी जाति हमेशा से बिहार में पिछले 25-30 साल से, इसलिए इस बार किसी भी तरह से इसको हटाने के लिए जनसुराज को लाया गया है। तो कोई भी गाना गा ले, कोई भी तबला बजा ले, 2025 जो है वो जनसुराज करनी है। जनसुराज की खुद की तैयारी, जनसुराज के लोग खुद ही समझते हैं इस बात को, प्रशांत किशोर खुद भी जानते हैं ये तैयारी जो है, ये इनकी तैयारी 2030 की है, 2025 इनका इलेक्शन नहीं है। मायम इस बार पूरे मजबूती के साथ मुसलमानों की क़यादत कर पाएगा? मुसलमानों की क़यादत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मुसलमान उस पर कितना भरोसा करेंगे ये तो सरकार जब गवर्नमेंट बनेगी या फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन MIM पिछले काफ़ी वक्त से काम कर रहा है बिहार में और इस बार भी उन्होंने अपना जो दायरा है वो बढ़ाया है। अब तक सिर्फ सीमांचल में थे, लेकिन अब तिरहुत मिथिलांचल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और एक बहुत मजबूत आवाज़ बन के उठ भी रही है। अब तक मतलब मुसलमानों का कोई डायरेक्ट एक मुश्तरका होकर किसी एक कायद के पीछे नहीं चलते थे, लेकिन अभी भी चले या ना चले, लेकिन एक आदमी आके खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि हमारे अपने भी मुद्दे हैं, उसको भी सुनिए आप लोग। तो एक प्रेशर ये अपोजिशन जो दूसरी पार्टियां हैं जो कि नहीं लेती हैं मुसलमान को, 20% वोट तो लेती हैं लेकिन नेता नहीं लेती हैं उस समाज से, तो उनको ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा उनके ऊपर कि हमें इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, वरना इनका जो वोट है वो छिटक के कहीं जा सकता है, यानी कि MIM की तरफ जा सकता है। बिहार के इलेक्शन के जो वोटर्स हैं, चाहे वो यंग चेंज मेकर हो या फिर वो जो पुराने वोटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार ने हमेशा एक तरह से लार्जली एंड होलली जो है वो इंसाफ के लिए वोट किया है। बिहार का जो वोटर है अक्लमंद है और इंसाफ पसंद है। हमने देखा है कि दूसरे सूबों से और दूसरे राज्यों से लोग अपनी मतलब बर्बरियत और जुल्म का रस चलाते हुए आते हैं, वो रथ आके बिहार में रुक जाता है और बीजेपी भी अकेले जीत नहीं पाई है बिहार अब तक। तो इस बार भी बिहार जो फैसला करेगा वो अच्छा फैसला करेगा। और ये बात सच है कि बिहार में राजनीति की वोट का धर्म की राजनीति नहीं होती है, बल्कि कास्ट की राजनीति होती है। तो बहुत हद तक उधर ही जाने के चांसेस हैं और बिहार जिसको भी चुनेगा, अब वक्त बदल चुका है।
पहले था कि आरजेडी में बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे और उसके दम पे वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव और जितनी पार्टियां हैं सब विकास की बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं विकास एक मुद्दा रहेगा और जो यूथ है उसको भी अपील करने की कोशिश की जाएगी। और यूथ को क्या चाहिए? पीस चाहिए, यूथ को रोजगार चाहिए, यूथ को तरक्की चाहिए। तो तरक्की, डेवलपमेंट पर भी वोट करेगा बिहार इस बार। जो पार्टी दिखेगी कि कमज़ोर है, वो अपने मुद्दों को लेकर सामने सही से नहीं रख पा रही है, उसको लोग छोड़ देंगे। वो पार्टियां जो सही से लोगों तक पहुंच पाई, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो प्रॉमिसिंग है कि जो आगे यूथ के लिए कुछ करेंगी, उनको कामयाबी मिलेगी, उन कैंडिडेट्स को कामयाबी मिलेगी। पार्टियां तो दो तीन ही हैं। सोनपुर के बाहर केला बेच रहे होते। केला बेचते हैं हाजीपुर में, तो स्टेशन के बाहर चाय पीते। हाँ, अमेरिका से जो लोग हैं वो सोनपुर के बाहर केला बेच रहे होते, ठेला। डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, सब लोग आगे बेच रहे होते। तो ये क्या कट जाएगा भाई। अच्छा, उसमें तो कट जाएगा ना। हाँ, बहुत कट। आप मोदी जी और प्रशांत किशोर के खिलाफ इतना सवाल कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि आप एबीवीपी वाले के गाड़ी पे बैठे क्यों आए हैं यहाँ पे? इंटरव्यू आपका लेने के लिए। बोले लेफ्ट विंग का इंटरव्यू था।